नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आजकल में आपका स्वागत है। फटाफट डालते हैं नज़र उन खबरों पर जो आजकल चर्चा में है और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार में गर्मी का कहर जारी है। कैसे है कोटद्वार भाबर में हालात। कोटद्वार भाबर में 13 जुलाई को टूटे हुए मालन पुल की क्या स्थिति है और मालन पुल टूटने की जो खबर थी उसको तो हमने आपको कई बार दिखाया, उसके कारण भी बताए, लेकिन मालन पुल बनने की खबर, मालन पुल बनने के दौरान जो राजनीति हुई, जो खेल हुआ, उसके बाद से कोटद्वार में राजनीति की दशा और दिशा बदल गई। इस खबर पर हमारी खास नज़र रहेगी, वो आपको बाद में दिखाएंगे। फटाफट नज़र डालते हैं देश की खबरों पर। और आज एक दुख भरी खबर आई है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर एक दिल्ली से तीर्थयात्रियों को लेकर आ रहा टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में गिर गया। भयानक दुर्घटना हुई और कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है। 23 से 24 लोग इस टेम्पो ट्रेवलर में सवार थे और रुद्रप्रयाग के पास ये घटना हुई। सभी मृतक श्रद्धालुओं को हमारी ढेर सारी श्रद्धांजलि। उम्मीद करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो समय पर ठीक हो जाएंगे। देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा के बाद अब भारत लौट आए हैं, देश लौट आए हैं। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि नीतीश कुमार जो जेडीयू के संयोजक हैं और घटक दल जो एनडीए के प्रमुख सदस्य हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो अब राजनेताओं के अचानक बीमार हो जाने को लेकर भी खबर बन जाती है कि वो वाकई बीमार हैं या बीमार हो गए। तो केंद्र में बहुत कुछ चल रहा है। इस बार का जो चुनाव था वो एक अलग तरह का चुनाव था और चूंकि इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो रोजाना कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के संघ संचालक मोहन भागवत से मुलाकात की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश में कम होती सीटों को लेकर राजनीति की बात हो। तो केंद्र में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है इससे पहले जो 10 सालों में नहीं देखा गया। और पहली बार ऐसा होगा कि जब लोकसभा चलेगी तो उसमें विपक्ष का नेता भी होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 सालों से एक ऐसी लोकसभा या ऐसी संसद का हिस्सा थे जिसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं था, इस बार उनको बहुत सारे सवालों से जूझना पड़ेगा। चलिए, फिर जब से चुनाव खत्म हुआ है तो लोगों को, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को रोज कुछ ना कुछ मसाला मिल ही जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से मिले, चाहे महाराष्ट्र से मिले, चाहे बिहार से मिले। और उम्मीद करते हैं जो भी सरकार बनेगी वो जनता के हितों के लिए काम करेगी। और अगर लोकतंत्र में ऐसी सरकार बनती है जिसपे विपक्ष का दबाव रहे तो हो सकता है उसके कुछ फैसले जनता के हितों में रहे। तो देश की जो खबरें हैं वो आप को हम बताते रहेंगे, आपको दिखाने के लिए जो रहेगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें हारने के बाद अब कांग्रेस में भी वार, मतलब बयानबाजी, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। गणेश गोदियाल गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव हारे, उसके बाद उनका दर्द छलक आया और उन्होंने इशारों इशारों में ये कह दिया कि जिन मुद्दों पर पंजाब हरियाणा में इंडिया गठबंधन को भारी सीटें मिली और उन्हीं मुद्दों पे उत्तराखंड में क्यों चुनाव नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी। और इशारों इशारों में उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके लिए कुछ कहा। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने खुलकर कहा है। उन्होंने हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह पर खुलकर वार किया है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों नेताओं की वजह से ही उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में बहुत कमजोर रही और उनकी बातों में बहुत सारा दम नजर आता है। दरअसल हरिद्वार से लड़े हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत चुनाव हार गए, टिहरी में जो सिंह गुंसोला हार गए और अल्मोड़ा में टमटा हार गए। तो कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं करण मारा, उनको सीनियर नेता कोई तवज्जो नहीं देते और चुनाव के दौरान उनकी राय नहीं ली गई। करण मारा ने कहा था कि या तो हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हरिद्वार सीट से, या हरक सिंह रावत लड़ रहे या मैं लड़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरीश रावत ने अपने राजनीतिक रसूख के दम पर अपने बेटे को टिकट दिला दिया और सीट हार गई और हरीश रावत कहीं भी प्रचार करने नहीं गए अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए। प्रीतम सिंह ने भी चुनाव नहीं लड़ा टिहरी से, लेकिन बिना करण महारा की सहमति के उन्होंने जो सिंह गुंसोला को वहां पे टिकट दिला दिया। तो करण महारा की नाराजगी जायज है और यशपाल आर्य को लड़ना चाहिए था चुनाव कुमाऊं से, लेकिन उन्होंने भी नहीं लड़ा और उन्होंने टमटा को वहां पे टिकट दिला दिया। तो करण महारा ने खुलकर तीनों वयोवृद्ध जो नेता है उन पर आरोप लगा दिए है कि इन लोगों की वजह से ही कांग्रेस हार रही है। और इस बात में दम भी है क्योंकि तीनों प्रत्याशी डर के चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने फिर भी इंटरफेयर किया और अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिलवाने में सफलता हासिल कर ली। जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की राय नहीं ली गई। तो करण महारा खुलकर तीनों नेताओं पर बोल रहे हैं और उनका बोलना जायज भी है। अब उपचुनाव होने हैं उत्तराखंड में, 2 सीटें हैं मंगलौर की और बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ की सीट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि बद्रीनाथ की सीट से चुनाव लड़ेंगे राजेंद्र भंडारी। अब लोकतंत्र में भी अजीब विडंबना है, 2 महीने पहले तक जो विधायक थे राजेंद्र भंडारी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद अब दोबारा चुनाव लड़ेंगे। तो इतना जो खर्चा होगा
मतलब चुनाव आयोग की फजीयत होगी, लोगों की फजीयत होगी। अब राजेंद्र भंडारी बीजेपी से उम्मीदवार है, तो अब निश्चित तौर पर वहाँ पर जोरदार मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे और कांग्रेस के विधायक के तौर पर वो बहुत मामूली मार्जिन से जीते थे, 1000 से 2000 के वोटों के अंतराल से जीते थे। और वहाँ पर जो लोकसभा सीट का चुनाव हुआ, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा आती है, तो अगर मैं एग्जैक्ट नहीं भी हूं तो थोड़ा इसको ठीक कर लें आप, 6500 की लीड मिली वहां पे बीजेपी को। मतलब राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद, महेंद्र भट्ट के वहां पे मौजूद होने के बाद भी बीजेपी को बद्रीनाथ की विधानसभा में 6500 वोटों की ही लीड मिली। तो 10 जुलाई को जब चुनाव होगा तो काफ़ी रोमांचक चुनाव होने की संभावना है। और ऐसी खबरें भी आ रही कि राजेंद्र भंडारी बीजेपी में भले ही चले गए हों, तो क्या बीजेपी के संगठन के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में इतने आसानी से स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि ये मौका परस्ती की राजनीति थी और सबको मालूम है कि राजेंद्र भंडारी की जो पत्नी रजनी भंडारी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे और शायद संभवतः दबाव की वजह से ही वो बीजेपी में गए। चलिए, 10 जुलाई को वहां पे मतदान होना है और इस मतदान में अनिल बलूनी और महेंद्र भट्ट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अनिल बलूनी के चुनाव जीतने की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए ही राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में शामिल करा गया। लखपत बुटोला वहां पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, तो देखते हैं फिर नामांकन जब कराएंगे तो मालूम चलेगा राजेंद्र भंडारी के खिलाफ कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि बद्रीनाथ सीट पर होगा जोरदार मुकाबला। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उससे बद्रीनाथ सीट में चुनावी पारा गर्म है और अभी कांग्रेस से नाम अनाउंस नहीं हुआ है। तो देखते हैं फिर वहाँ पे कौन चुनाव लड़ता है, इस चुनाव का क्या परिणाम आता है। अब बात करते हैं कोटद्वार लोकल की। कोटद्वार में गर्मी है बहुत ज़ोरों से, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब 30-40 सालों से तो हम भी कोटद्वार में रहते हैं, तो भयानक गर्मी से लोग परेशान हैं। सड़कों में जो सैकड़ों मवेशी रहते थे लेटे हुए, वो सड़कों से गायब हैं। और अभी तक मौसम विभाग ने ये स्पष्ट नहीं कहा है कि कब तक बारिश होगी। लेकिन लाख टके का सवाल ये है, अभी तो लोग बारिश शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब बरसात होगी तो क्या स्थिति है पूरे कोटद्वार भाबर में पिछले साल जो आपदा आई थी उसके बाद की, वो बड़ी मतलब कहानी बहुत ख़राब है। 4 वनकर्मी जलकर मर गए। बताइए आप, उत्तराखंड में क्या स्थिति है। यात्रा रूट पर कितनी सारी घटनाएं हो गई। 2-2.5 महीने पहले से ही उत्तराखंड के जंगलों में गांवों तक आग पहुंच गई। अब पुष्कर सिंह धामी जी पूरे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, तमाम गतिविधियों में व्यस्त रहे, और अल्मोड़ा में 4 वनकर्मी जिंदा जल गए। सोचिए कितनी दर्दनाक घटना हुई है, और इतने लंबे समय से आग की खबरें आ रही थी। अब जाकर ऐसा कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाई जाएगी। तो जब तक कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा उत्तराखंड में आजकल देखने को मिल रहा है। चलिए फिर पहले देखिए आप क्या हालात है गर्मी के। गर्मी का जो प्रचंड प्रकोप चल रहा है, उसकी वजह से दुर्गापुरी बाजार कैसा दिखता है पहले वो देखिए आप। दिखाते हैं आपको दुर्गापुरी में क्या है हालात। 45 पार यानी कि जो टेम्परेचर है इस समय हम कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाजार में हैं। इतनी गर्मी है कि पिछले 30-40 सालों में इतना लंबा गर्मी का मौसम कभी नहीं चला। बाज़ार में लगभग सारे जो दुकानदार हैं लंच पे जा चुके हैं। बहुत गर्मी है और अब की बार 45 पार चल रहा है, मतलब 400 पार वाला तो चला नहीं, लेकिन अभी भी कोई संभावना नहीं है कि बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 4-5 दिनों तक कोई उम्मीद नहीं है। तो बात ये नहीं है कि गर्मी का मौसम है कोटद्वार के लोगों के लिए, तो कोटद्वार के लोग भी बहुत गर्मी से परेशान है। गर्मी का आलम देखिए आप, पूरा मार्केट बंद है और इस समय टेम्परेचर लगभग 42 से ऊपर है। तो अब की बार 45 पार चल रहा है गर्मी के मौसम में। और कोटद्वार की बात करें तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है। यानी अभी लोग चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए, गर्मी से निजात मिल जाए, लेकिन अगर बारिश तेज़ हुई तो फिर पिछले साल जिस तरह की आपदा आई थी तो वो भी एक परेशानी की बात है। तो कुल मिला के एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है। गर्मी का सितम जारी है। गर्मी के प्रकोप से सब लोग परेशान हैं, इंसान हो मवेशी हो। और कुछ समय पहले तक यहाँ पे सैकड़ों मवेशी घूमते रहते थे, लेकिन अब गर्मी इतनी है कि मवेशी भी शायद ऐसी जगहों में आराम कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा गर्मी कम होगी। गर्मी का सितम जारी है, कब तक रहेगा। मौसम विभाग का तो ये कहना है कि फ़िलहाल इससे निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में भी सन्नाटा है और गर्मी इतनी तेज़ है आप कह नहीं सकते। तो मार्केट में तो लगभग सन्नाटा ही है, सारे मार्केट की तरह दुर्गापुरी का बाज़ार भी अभी लंच ब्रेक के दौरान आप देख रहे होंगे तो काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ राहत भरी बात यह है कि यहाँ पे 2 वाटर कूलर लगे हैं जिनमें ठंडा पानी 24 घंटे अवेलेबल है। तो इससे यहाँ पे बहुत सारे जो मुसाफिर हैं
आने जाने वाले ऑटो चालक है, आम लोग हैं, उनको बड़ी सुविधा है। तो दिखाते हैं आपको कौन सी जगह में लगे। ऐसा लगता है निगम ने लगाया हुआ है। तो ये भी एक वाटर कूलर है जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा है। तमाम लोग दिन भर सुबह से शाम तक इन वाटर कूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा है, 2 हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ठंडा पानी इनमें आता है। तो ऑटो चालक हों या आम लोग हों, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अच्छी सुविधा है। तो सभी लोगों के लिए सुविधा है, बहुत अच्छी है। काफ़ी ठंडा पानी है इसमें, तो गर्मी से राहत पानी ही दिला सकता है फ़िलहाल। चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं मालन पुल में क्या है प्रगति। मालन पुल टूटे हुए 1 साल हो गया पूरा। 13 जुलाई को टूटा था। मालन पुल 13 करोड़ की लागत से बना था, 100 साल के लिए बना था। इस पुल के टूटने की खबर तो हमने आपको बहुत दिखा दी, लेकिन इस पुल के बनने की खबर दिखाते हैं आपको और बताते हैं आपको। अगर आप लोग 2007 के बाद कोटद्वार आए हैं तो शायद कोटद्वार के रहने वाले लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि दरअसल 2007 में ये पुल बना और इस पुल बनने के बाद से ही कोटद्वार की राजनीति की दशा दिशा सब कुछ बदल गई। लेकिन पहले आप देखिए आज की तारीख में मालन पुल की स्थिति क्या है। आ सकता है और बहुत जल्दी कभी भी मतलब बारिश हो सकती है। फिलहाल तो गर्मी है बहुत। ये देखिए पहले संपर्क मार्ग, फिर पुल में कितना काम चल रहा है ये बताएंगे आपको। ये फिलहाल लोग इस मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने में। और ये कहा जा रहा था कि दिसंबर तक ये पुल बिल्कुल पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा। 3 महीने पहले हुए भूमि पूजन के बाद मालन पुल की स्थिति क्या है कि इसमें जो स्लैब है उनको लिफ्ट किया जा रहा है। तो अभी एक स्लैब को लिफ्ट कर दिया गया। लिफ्ट करने का मतलब यही है कि जो ये पिलर है, इस पिलर के ऊपर स्लैब है, तो स्लैब को पिलर से अलग किया जा रहा है, यानी काफ़ी ऊंचा कर दिया जाएगा। तो जब ये स्लैब पिलर से अलग हो जाएंगे तो फिर इनकी फाउंडेशन पे काम किया जाएगा। और इस पुल में कई सारे स्लैब हैं, कई सारे पिलर हैं, लगभग 14 के आसपास। तो अभी तक कार्य जो प्रगति पर है वो दिखाते हैं आपको। तो मात्र एक स्लैब को अभी भी एयर लिफ्ट किया है, माफ़ कीजिए ना, एक स्लैब को उठा दिया गया है। तो बाद में इस स्लैब के नीचे का जो ये पिलर है इसको रिपेयर किया जाएगा। तो जिस तरह से काम हो रहा है पूरे पुल में, अभी बहुत सारे स्लैब हैं, बहुत सारे पिलर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बारिश होगी तो जो इसके नीचे सेंटरिंग लगाई गई है लोहे की, ये क्या टिक पाएगी? क्योंकि सबसे पहले उस स्लैब को उठाया जा रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना है कि बारिश होने के बाद सबसे ज़्यादा पानी आता है। तो ये गिरा हुआ स्लैब है और अभी तक इतना ही काम हुआ है। 3 महीने के बाद इस पुल में एक स्लैब को लिफ्ट किया गया है, उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं सीधे ग्राउंड से। 13 जुलाई को टूटे हुए पुल को लेकर बनारस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने जो डिज़ाइन दिया है यहाँ पर, उत्तराखंड सरकार को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस पर काम चल रहा है बहुत धीमे और दिसंबर तक न सही अगर मई तक भी पुल बन जाता है, क्योंकि एक बरसात तो मेन समस्या बरसात की है। इस वाली बरसात में इसलिए बनना नहीं है, अगली बरसात से पहले भी बन जाए तो बहुत है। फ़िलहाल काम की जो गति है काफ़ी कम है, लोग आवागमन कर रहे हैं और आवागमन तभी तक है। ये सड़क जो है फ़िलहाल इसकी भी स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये भी तभी तक काम करेगी जब तक बारिश होती है। ऑफ सीज़न की बारिश तो 1-2 दिन बाद बंद हो जाती है, लेकिन बरसात में अगर बारिश होगी तो ये जो सड़क है, जिस सड़क से लोग, सड़क भी नहीं कह सकते इसे, आप ऐसे एक जुगाड़ कह सकते हैं जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं सारे लोग। तो मालन पुल की जो रिपेयर की स्थिति है देखिए वो क्या है, आपको फिर दिखा देते हैं। एक बार जाते जाते ये एक स्लैब उठाया गया है, ऐसे बहुत सारे स्लैब्स हैं आप देखिए लास्ट तक। और वैसे तो ये इंजीनियरों का ही डिज़ाइन है। तो सबसे पहले इसी स्लैब को लिफ्ट किया गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी आता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जब इंजीनियर्स ने बनाया है डिज़ाइन, सरकार और PWD मिलकर कर रहे हैं इस पुल को रिपेयर, तो हो जाएगा दिसंबर तक तो बहुत बढ़िया है। हमारा ये मानना है कि मई तक भी अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली बरसात से पहले कम से कम लोग पुल से जा सकें। फ़िलहाल तो आप देखिए ये स्थिति है रास्ते की। बस एक बारिश होगी तो ये रास्ता बंद हो जाएगा अपने आप ही, स्वाभाविक तौर पर। गर्मी से परेशान हैं लोग और एक और मुसीबत इंतज़ार कर रही है कोटद्वार भाबर के लोगों का, कम से कम मालन पार जाने वालों का। और अगर बारिश होती है तो फिर समझिए आप, एक तरफ कुआं एक तरफ काई, गर्मी से निजात मिलेगी तो आपदा की मार पड़ेगी। KB न्यूज़ खबर आपकी। तो दरअसल मालन पुल को लेकर जो खबरें आ रही हैं, मतलब मालन पुल क्यों टूटा, अवैध खनन का शिकार हुआ, पूरा जो वहाँ पे खनन हो गया था, उसके बाद पानी जो 2 पिलरों में सीधे जा रहा था उसकी वजह से पुल टूट गया।
सरकार की इसमें निश्चित तौर पर नाकामी थी, क्योंकि सुखरो पुल धंसने के बाद मालन पुल पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वो खबर अब बहुत पुरानी होगी, लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो मालन पुल के बनने की खबर 2007 की, और 2007 के बाद कोटद्वार में किस तरह राजनीति बदल गई वो बताते हैं हम आपको। दरअसल पुल बनने के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी है। 2007 में मुख्यमंत्री भोनचंद खंडूड़ी को एक मतलब प्रत्याशी के तौर पे पेश किया बीजेपी ने, और पूरे उत्तराखंड में 2007 के चुनाव में मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया। तो मुख्यमंत्री के नाम पर ही पूरे उत्तराखंड में वोटिंग हुई, और बहुत मामूली मार्जिन से, यानी कि जो 70 सीटों में लगभग 38-39 सीटें बीजेपी को मिली, जिनमें से कोटद्वार की भी एक सीट थी विधानसभा की, जिसमें नवोदित विधायक बने शैलेंद्र रावत। तो 2007 में मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किए गए भोनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन जैसा आप सभी को मालूम है कि वो सांसद थे, तो एक सांसद को 6 महीने के अंदर विधायक भी बनना होता है। और कितनी अजीबोगरीब बात है कि आज भी भोनचंद खंडूड़ी को उत्तराखंड के गढ़वाल के कम से कम सबसे बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है। लेकिन 2007 में जब उनको विधायक बनना था, तो उनके लिए बीजेपी के नेताओं ने सीट खाली नहीं की। शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, 2007 में भोनचंद खंडूड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। चुनाव बीजेपी ने जीता, और कोटद्वार से भी बीजेपी के विधायक बने शैलेंद्र रावत, और बहुत मामूली मार्जिन से कांग्रेस से लीड लेकर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन चूंकि भोनचंद खंडूड़ी सांसद थे और उनको विधायक बनना था 6 महीने के अंदर, तो उनके लिए एक सीट खाली होनी थी, और कई जगह से सीट खाली नहीं हुई। तो फिर कोटद्वार के विधायक शैलेंद्र रावत के ऊपर भी इस बात का दबाव था कि वो सीट को खाली करें, क्योंकि वो नए विधायक थे, और ये माना जा रहा था कि वो भोनचंद खंडूड़ी जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए सीट खाली कर देंगे। लेकिन सीट खाली नहीं हुई, और फिर सबसे बड़ा दल बदल कोटद्वार में हुआ 2007 में। आज के दौर में तो राजनीतिक दलों के नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब किस दल में चला जा रहा है। लेकिन 2007 में ऐसा नहीं था। उत्तराखंड में सबसे बड़ा दल बदल हुआ, सबसे बड़ी पलटी मारी गई 2007 में, जब टीपीएस रावत, जो उत्तराखंड कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में बने रहने के बावजूद भोनचंद खंडूड़ी के लिए लैंसडाउन विधानसभा की सीट खाली कर दी। बीजेपी के किसी नेता ने सीट खाली नहीं की, टीपीएस रावत ने सीट खाली कर दी। टीपीएस रावत की सीट पर भोनचंद खंडूड़ी चुनाव लड़े, वो विधायक बन के मुख्यमंत्री बन गए, और अब सांसद का टिकट फिर भोनचंद खंडूड़ी की सीट खाली हो गई थी, तो टीपीएस रावत को दिया गया। टीपीएस रावत को सांसद बनना था, तो इसी दौरान कोटद्वार में मालन पुल का भी शिलान्यास हुआ। मालन पुल में जो पट्टिका लगी हुई है, तो शिलान्यास भी भोनचंद खंडूड़ी ने किया, और इसका लोकार्पण भी भोनचंद खंडूड़ी ने किया। तो आमतौर पर ऐसा माना गया कि भोनचंद खंडूड़ी ने ही इस मालन पुल को बनाया है। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि 2007 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, मतलब अप्रैल मई में मुख्यमंत्री बनने के बाद 5-6 महीने के अंदर ही पुल का शिलान्यास हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 5-6 महीने के अंदर तैयार नहीं हो सकता, उसका डिजाइन तैयार नहीं हो सकता, नक्शा तैयार नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मालन पुल ही है, जिसको टूटे हुए 9-10 महीने लग गए इसका नक्शा बनाने में। तो दरअसल मालन पुल की जो फाइल थी, वो पूर्ववर्ती सरकार में ही सब कुछ फाइनल हो चुकी थी, और सब कुछ तय होने के बाद जब आचार संहिता लग गई, तो मालन पुल का शिलान्यास उस समय सरकार नहीं कर पाई, और जिसको बाद में भोनचंद खंडूड़ी की सरकार आई, तो उन्होंने मालन पुल का शिलान्यास भी किया, और बाद में इसका लोकार्पण भी किया। इस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं बताना चाहेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हम, तो खाली इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि उसके बाद राजनीति कैसे बदल गई। दरअसल सरकारों का काम है पुल बनाना, स्कूल बनाना, सड़क बनाना, कॉलेज बनाना। अब इसकी फाइल अगर कांग्रेस ने भी तैयार कर दी थी और भोनचंद खंडूड़ी ने इसका लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। नेताओं का काम ये होता है कि वो मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करें, पुल बनाएं, सड़क बनाएं, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारें। बात ये नहीं है, बात है राजनीति की। अब पुल का शिलान्यास हो गया, उसके बाद जो टीपीएस रावत थे वो सांसद बन गए, भोनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री बन गए, और निशाने पर आ गए पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, क्योंकि उन्होंने सीट खाली नहीं की थी भोनचंद खंडूड़ी के लिए। और तभी से कोटद्वार में कुछ खास लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें चल गई कि विधायक शैलेंद्र रावत जो है भोनचंद खंडूड़ी के लिए सीट नहीं खाली की, तो कुछ एक मतलब नकारात्मक उनकी छवि बनती गई, और मुख्यमंत्री भोनचंद खंडूड़ी बन गए। तो उसके बाद कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री को बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा चेहरा अगर गढ़वाल के रहे मुख्यमंत्री भोनचंद खंडूड़ी, तो उनको 3 साल में ही बदलकर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बना दिया है उस समय सरकार में बीजेपी ने। और फिर ऐसा माना गया कि शैलेंद्र रावत रमेश पोखरियाल निशंक के काफ़ी करीबी है। तो कहने का मतलब ये कि पुल बनाने के लिए इसलिए भी जल्दीबाजी की गई कि क्योंकि सांसद का चुनाव भी लड़ना था गढ़वाल संसदीय सीट से, और इस समय पुल का शिलान्यास भी हो गया। अब चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2007 से 2010 तक भोनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री रहे, बाद में रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा माना गया कि कोटद्वार में जो शैलेंद्र रावत हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। फिर आखिरी समय में भोनचंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री भोनचंद खंडूड़ी काफ़ी लंबे समय तक काबिज रहे। लेकिन 2012 में एक बार फिर बीजेपी ने जब खंडूड़ी है जरूरी प्रोजेक्ट किया, तो उनके लिए सीट तय की गई कोटद्वार।
आप समझिए कोटद्वार की राजनीतिक दशा दिशा 2007 से बदल गई। यानी कि उस समय सीट खाली नहीं हुई तो लोगों में नाराजगी थी और पता नहीं किसने उनको सलाह दी कि आप कोटद्वार से चुनाव लड़े। तो 2012 में भूमचंद खंडूड़ी ने कोटद्वार से चुनाव लड़ने का इरादा किया। यहाँ पे विधायक शैलेंद्र रावत के समर्थकों में इस बात से बड़ी नाराजगी थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से शैलेंद्र रावत ने कोटद्वार में पेयजल मंत्री को सुरेंद्र सिंह नेगी को हराकर ये सीट बीजेपी को दिलाई थी। अब तब से इस तरह का माहौल बन गया कि कोटद्वार में एक जातिवादी राजनीति की शुरुआत हो गई। 2012 में भूमचंद खंडूड़ी चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया शुरुआत में कार्यकर्ताओं ने। बाद में कार्यकर्ताओं हो या शैलेंद्र रावत हो, उन्होंने खंडूड़ी का समर्थन किया, लेकिन 2012 में खंडूड़ी जी चुनाव हार गए कोटद्वार से। और ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक हार थी जिसको खंडूड़ी जी के समर्थक आज तक भुला नहीं पाए और तब से आज तक यही सिलसिला चल रहा है। शैलेंद्र रावत को 2012 में टिकट नहीं मिला और बाद में उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया, लेकिन 2017 तक वो फिर पार्टी में आ गए। लेकिन 2017 में भी शैलेंद्र रावत को कोटद्वार से टिकट नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि 2007 से आज तक कोटद्वार में अब विकास की राजनीति नहीं होती है, एक अलग तरह की राजनीति होती है। इसीलिए जो काम है, चाहे मालनपुर का हो, चाहे कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में जहाँ जहाँ सड़कें खराब हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। और इसके अलावा जो सिद्धबली के पास जो एक दीवार बनाई जा रही है, वहाँ पर जो सिद्धबली का पुल है उसके पिलर को भी डेंजर जोन में रखा गया है। और कोटद्वार नजीबाबाद रोड पर सुकरो पुल है, वो भी डेंजर जोन में। कहने का मतलब ये है कि गर्मी से निजात मिलने के बाद जब बरसात आएगी तो इससे ज़्यादा मुश्किलें कोटद्वार में होंगी। सबका कारण यही है कि कोटद्वार में विकास को लेकर चुनाव नहीं होता है और यहाँ पर कुछ अलग ही मुद्दे हावी हो गए हैं। और ये मुद्दे 2007 से ही हावी हैं। जो लोग 2007 में कोटद्वार नहीं आए थे उनको नहीं मालूम होगा, तो हम आपको बताते हैं कि 2007 में सीट खाली न होने के कारण, 2012 में भूमचंद खंडूड़ी के चुनाव हारने के बाद और 2017 में शैलेंद्र रावत को फिर टिकट नहीं मिला, हरक सिंह रावत को टिकट मिला, तो कोटद्वार में राजनीति की जो दशा दिशा है ये अलग ही मुद्दों में चली गई है। अब कोटद्वार में विकास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए मालनपुर में अगर 1 साल होने के बाद भी मात्र एक स्लैब को हटाया गया है, जैसे आपने देखा है, तो उसका मतलब यही है कि भाई नेताओं को भी मालूम है कि चुनाव कैसे जीतना है। हम भी यही सोचते हैं यार कि इतने सारा समर्थन है, मतलब उत्तराखंड में आज भी 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अनिल बलूनी आज कोटद्वार पहुँचे और अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि पहाड़ की जो बात है, अग्निवीर योजना के खिलाफ क्या अनिल बलूनी संसद में कुछ बोल पाएंगे? क्या अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच को लेकर अनिल बलूनी संसद में कुछ बोल पाएंगे? क्या पहाड़ों में खाली होते पलायन, बढ़ती हुई शराब की दुकानें, घटते हुए आधार केंद्र, खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या अनिल बलूनी गढ़वाल की आवाज़ संसद में रख पाएंगे? हम तो ये चाहते हैं वो रखें और एक सांसद के तौर पर उनको चुना गया है तो फिर वो अच्छा काम करें। उनका जोरदार स्वागत हुआ कोटद्वार में, तो चूँकि शाम का समय था हम वहाँ पर जा नहीं पाए और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं कोटद्वार के लिए अच्छा काम करें। लेकिन कोटद्वार में राजनीति 2007 के बाद से बदल गई है। यहाँ पे विकास मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि लालडांग चिल्लर का मोटर मार्ग हो, मालनपुर में धीमी गति का काम हो, कण्वाश्रम की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, तो कोटद्वार में विकास के नाम पे नहीं होता। कमोबेश पूरे उत्तराखंड में स्थिति यही है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जरूर जो परिणाम आए वो हैरत अंगेज थे, लेकिन उत्तराखंड में जो परिणाम आए वो पूर्व की तरह ही आए। अब परिणाम जो भी आए, सरकार बन गई है, उम्मीद करते हैं उत्तराखंड का भला होगा, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का भला करेंगे अनिल बलूनी। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। आज के लिए इतना ही। फिर देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी।